हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम NLM में थर्ड इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आए। पहले दो लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ को कवर किया, उसके फोर्सेस को, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को थोड़ा थोड़ा कवर किया और उसके बेसिक फोर्सेस, मोमेंटम का चेंज, इम्पल्स, ये टॉपिक्स डिस्कस किया और इसके बेस पे क्वेश्चंस किए हुए। अगर आपने पहले दो लेक्चर्स नहीं देखे, डेफिनेटली पहले उसको रिवाइज करके थर्ड लेक्चर पे आइए। तो आज हम लोग थर्ड और इम्पॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्री बॉडी डायग्राम्स एंड सम बेसिक फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्स। टेंशन फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, हम लोग फ्रिक्शन फोर्स है। इन फोर्सेस को अलग अलग वीडियोस में लेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग टेंशन फोर्स के बारे में डील करेंगे और इसके बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। सो व्हाट इज़ ए टेंशन फोर्स? यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा है आपको। एक ब्लॉक है मास m का, जिसका mg वेट नीचे लग रहा है। तो स्ट्रिंग है मतलब रस्सी जहाँ पर भी आती है वहाँ पर टेंशन फोर्स आएगा। तो टेंशन फोर्स यहाँ पर अपवर्ड दिखाई गई और जो पंदा पुल कर रहा है उसके लिए टेंशन फोर्स डाउनवर्ड दिखाई गई। तो इससे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमको समझ में आ रहा है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। या दूसरा डायग्राम है वो नॉर्मल रिएक्शन का है, इसको हम लोग अगले क्लासेस में डील करेंगे। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली जहाँ पर भी कॉन्टैक्ट आता है तो एक रिएक्शन फोर्स आती है कॉन्टैक्ट के कारण, उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। कॉन्टैक्ट के कारण आती है इसलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम्स देखते हैं पहले। फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन का भी रोल है थोड़ा बहुत, तो हम लोग नॉर्मल रिएक्शन को भी यूज़ करेंगे। तो बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम, एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। सो व्हाट इज़ ए फ्री बॉडी डायग्राम? पहले फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम मतलब एक बॉडी को कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। बॉडी को अलग कर दीजिए, सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को अलग कर दीजिए, उसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रही है उसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। ओके, it is a representation of all forces acting on the body, all forces acting on a isolated body। मतलब बॉडी को दुनिया से अलग कर दो, और उस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हो वो सारे फोर्सेस आप दिखा दो, है ना। तो पहला बहुत बेसिक डायग्राम ले रहा हूँ मैं। एक छोटा सा ब्लॉक ले रहे मास m का, जो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। तो यहाँ पर ग्राउंड और ये कांटेक्ट में है, तो इसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लग रहा है, लेकिन ये ग्राउंड के अंदर जा नहीं रहा है। इसका मतलब ग्राउंड भी इसको रिएक्शन में धक्का दे रहा है। तो इस धक्के को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इज बेसिकली ए कॉन्टैक्ट फोर्स ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगा सकते हैं अगर एक दूसरे को पुश कर रहे हो। जैसे मैंने इसको जस्ट टच करा है दोनों, तो इस पर कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, बट मैं इस हाथ को ऐसा धक्का देने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये हाथ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो इसके ऑपोजिट में, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग एक्शन की वजह से आता है और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट है और पुशिंग एक्शन नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना रहे हैं। दोनों बॉडीज़ को अलग कर देंगे। तो ये बॉडी को मैंने अलग कर दिया, मास m, तो इस पे mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, और ग्राउंड को अलग कर दिया। अभी फ्रिक्शन नहीं ले रहे, फ्रिक्शन भी आ सकता है अगर इसको मूव करने की टेंडेंसी दिखाई जाए। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड ने ब्लॉक पे दिया है उतना ही ब्लॉक ने ग्राउंड पे दिया है। तो नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज हम ग्राउंड को पुश कर रहे हैं। ये पुशिंग फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस दिख रहा है इसलिए n = mg है, बट बच्चे रट लेते हैं n = mg, गलत आंसर हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट हो रहा है उसके कारण आता है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स n = mg के बराबर है, बट हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। ओके, सो दिस इज वन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग फोर्स हम लोग ऐसे डील करेंगे। तो पहले हम लोग एक और एग्जांपल ले रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। जहाँ पर भी कांटेक्ट आता है रिएक्शन फोर्स आती है, वहाँ पर रिएक्शन फोर्स आती है। याद रखना, जहाँ पर भी कांटेक्ट आता है रिएक्शन फोर्स आती है। तो ये दोनों बास को ऐसे आपने पुश किया है F फोर्स से, ये ब्लॉक A ब्लॉक B। तो A को जब धक्का लगा तो A का फ्री बॉडी डायग्राम, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है, इस कांटेक्ट पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ड्यू टू बी बोल सकते हो।
इसका खुद का वेट mg, मास ऑफ a इंटू ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड को मैं n लिख रहा हूँ या n1 लिख देते हैं। ऐसे बी ब्लॉक का देखा जाए, बी ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है बी के ए के कारण, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए ऑन बी ड्यू टू ए। देखो एन ए बी और एन बी ए इक्वल मैग्नीट्यूड होंगे और इस डायरेक्शन का ऑपोजिट से आने का मतलब क्या, ये जितना इसको धक्का दे रहा है उतना ही ये इसको धक्का दे रहा है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। जब एक्शन रिएक्शन पेयर बनती है, अगर उसको सिस्टम मान लेते हैं तो इंटरनल फोर्सेस हो जाती है। इंटरनल फोर्सेस एक्सेलरेशन में रोल प्ले नहीं करेगी, जैसे टेंशन और नॉर्मल रिएक्शंस एक्सेलरेशन में अगर इंटरनल फोर्स है तो रोल नहीं प्ले करेगी। तो यहाँ पर एन बी ए, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू टू ए आ रहा है। एक इसका mg नीचे लग रहा होगा, मास ऑफ b इंटू ग्रेविटी और नॉर्मल रिएक्शन ऑन ड्यू टू ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू ग्राउंड। और ग्राउंड पे भी वही n1 n2 लग रहा है। अगर ग्राउंड को मैं अलग कर दूं तो यहाँ पर ग्राउंड पे दो फोर्स लग रही है, n1 ड्यू टू ब्लॉक ए एंड n2 ड्यू टू ब्लॉक बी। तो जहाँ पर भी कांटेक्ट आता है नॉर्मल रिएक्शन आता है, याद रखना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कांटेक्ट हॉरिजॉन्टल आया, वर्टिकल आया, कैसे भी कांटेक्ट आ सकता है। ओके, जहाँ पर भी कांटेक्ट आता है वी विल गेट दिस कांटेक्ट फोर्सेस। ओके, ऐसे ही इंक्लाइन प्लेन की डील करते हैं। एक और डायग्राम में ले रहा हूँ आपके लिए। सो फ्री बॉडी डायग्राम सबको आ जाना चाहिए। ये एंगल थीटा पे मैंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया हुआ है, ऐसे कोई इंक्लाइन सिचुएशन है जिसके ऊपर एक ब्लॉक यहाँ रखा गया है। तो यहाँ ब्लॉक रखा गया है ऐसे m मास का। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत याद रखने वाला बात है। एक बार समझ में आ जाएगा तो इजी लगेगा। तो इस ब्लॉक का देखो, ऐसा ब्लॉक है, इसका एक्चुअल वेट mg ऐसा लग रहा है, एक्चुअल वेट ऐसे mg लग रहा है। तो रियल फोर्सेस दिखाए तो mg है और इस ग्राउंड के कांटेक्ट यहाँ पर कांटेक्ट है, तो कांटेक्ट से रिएक्शन फोर्स ऐसे आता है। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो ये आपके फोर्सेस होंगे, रियल फोर्स तो यही है। और इसको कभी कभी mg को रिजॉल्व करके दिखाया जाता है, तो वो हम समझते क्या होता है। रियल फोर्स दिखाया जाए तो ये दो ही फोर्स है। अभी फ्रिक्शन नहीं माना, इंक्लाइंड अपवर्ड से इंक्लाइंड डाउनवर्ड फ्रिक्शन आ सकता है ना। तो अभी दो ही फोर्स दिख रही है। अभी इसके ऊपर देखो, इसका mg ऐसा दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये लाइन इसका परपेंडिकुलर है, तो ये आपका थीटा हो जाएगा। तो जिसके साथ एंगल बनता है थीटा, उसके साथ देते हैं कॉस कंपोनेंट। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे mg cos थीटा, यहाँ हो जाएगा mg sin थीटा। तो ऐसे कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो ये mg cos थीटा, ये वाला mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन। तो अलोंग द इंक्लाइन mg sin थीटा, mg cos थीटा, ये रियल फोर्स नहीं है, ये mg के कंपोनेंट्स है, mg के कंपोनेंट्स है। तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में देखो mg के बराबर नहीं आया, mg cos थीटा हो गया। इस केस में n कितना हो गया, mg cos थीटा हो जाएगा। और इस इंक्लाइन प्लेन पे क्या रिएक्शन फोर्स आ रही होगी, वो भी mg cos थीटा, बिकॉज ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा। और इस n की वैल्यू mg cos थीटा है, इस n की वैल्यू mg cos थीटा है। तो इंक्लाइन प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख सकते हो एक ही फोर्स आ रहा है, जो ग्राउंड ब्लॉक का वजन का कुछ कंपोनेंट इसको धक्का दे रहा है ना। तो ये आपका इंक्लाइन प्लेन के फ्री बॉडी डायग्राम्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कारण हॉरिजॉन्टल में फ्री बॉडी डायग्राम, वर्टिकल में जस्ट ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट के कारण फ्री बॉडी डायग्राम। और कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स देखने वाले अभी अगले स्लाइड में, तो इनको नोट कर लीजिए। आई होप दीज आर वेरी इजी। वंस यू रिमूव द बॉडी, विजुअलाइज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, विजुअलाइज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो आप जो भी फोर्सेस दिख रहे उनको डायग्राम में बनाइए, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ विल सी कुछ रैंडम सिचुएशंस दे रहा हूँ। ऐसा मैंने बॉल ले लिया, दो इंक्लाइंड सरफेस के बीच में एक बॉल रख दिया, है ना। ये एक सरफेस है। तो आपका पर्पस क्या होगा, दोनों चीज़ों को अलग कर दो, इंक्लाइंड सरफेस को और बॉल को अलग कर दो। तो मैंने बॉल को अलग कर दिया, तो बॉल का mg नीचे लग रहा है ग्राउंड की तरफ, और जहाँ पर भी कॉन्टैक्ट्स है, तो कॉन्टैक्ट्स मेरे को यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहे। तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n1, यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n2। तो आप देख सकते हो इस n1 n2 इंक्लाइंड है, इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स
mg के बराबर हो जाएंगे, बिकॉज नेट फोर्स तो जीरो, ये ने ऑब्जेक्ट ना ऊपर नीचे जा रहा है ना आगे पीछे जा रहा है, तो इनके फोर्सेस बैलेंस होंगे, इनके फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो इसी इंक्लाइंड सरफेस पे कैसे फोर्स दिखेगी देखते हैं। ऐसे फोर्स दिखेगी नॉर्मल, और ऐसे फोर्स दिखेगी नॉर्मल रिएक्शन। तो जहाँ पर भी कांटेक्ट आता है नॉर्मल रिएक्शन आता है। ऐसे ही जहाँ पर भी स्ट्रिंग है, तो ऐसे मैंने ब्लॉक रख दिया, इसको अटैच कर दिया ऐसे एम ब्लॉक को, तो ये एम जी, इस ब्लॉक का एम जी नीचे लग रहा है, अब ये कॉन्टैक्ट में नहीं ग्राउंड के साथ, तो इसको ऊपर कौन खींच रहा है, टेंशन फोर्स, यहाँ पर आ रही है टेंशन फोर्स। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगी टेंशन फोर्स, और इस सरफेस का फ्री सरफेस में देखा तो यहाँ पर टेंशन फोर्स आउटवर्ड होगी। टेंशन फोर्स ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्री बॉडी डायग्राम से अवे होती है ऑलवेज, है ना, कभी अंदर की तरफ नहीं होगी, ऑलवेज अवे। जो भी ब्लॉक का डायग्राम बना रहे हो उससे बाहर की तरफ बना दो टेंशन फोर्स, कभी इनसाइड नहीं बनाना है। तो आउटसाइड, यहाँ भी आउटसाइड, एम जी फोर्स नीचे लग रहा है तो टेंशन ऊपर लग रहा है। ओके, इस केस में ये ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं हो रहा है तो टेंशन फोर्स इक्वल टू एम जी है, टेंशन फोर्स इक्वल टू एम जी है। कुछ फोर्स में ब्लॉक ऊपर नीचे भी हो रहा है तो टेंशन फोर्स और एम जी का इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू एम इन टू ए लिखोगे तो आंसर टेंशन फोर्स निकाल सकते हो। ओके, सो आइडिया इस तरह से डायग्राम बनते हैं। तो अगर मैं एक और सिचुएशन लूँ, हमने कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, एक और सिचुएशन ले रहा हूँ जिसमें इक्विलिब्रियम है। मान लो ऐसे फोर्स लगा दी, ओके, यहाँ पर ऐसे स्ट्रिंग है, यहाँ से आपने कुछ फोर्स लगाई है, यहाँ पर आपका ब्लॉक रखा हुआ है एम। ओके, तो इस सिचुएशन में आपके टेंशन कैसे होंगे बताना है। इसको मान लेते T1, इसको T2। तो आप देख सकते हो T1 अगर ये इक्विलिब्रियम में यहाँ बंधा हुआ है एट एन एंगल थीटा, तो टेंशन T2 F और T1 मिला के नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। तो F T1 और T2 का आप रिजर्वेशन करोगे, T2 ऐसा दिख रहा है आपको, तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर T2 cos थीटा आ जाएगा, बिकॉज ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थीटा यहाँ पर आ जाएगा, और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा T2 sin थीटा। अब आप फोर्स बैलेंस करोगे, T2 sin थीटा हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाई गई है, और वर्टिकल में एक ही फोर्स है mg, और mg का ऊपर वाला पार्ट T1, सॉरी mg वाला पार्ट मैं अलग से बना देता हूँ आपके लिए। तो इस mg का ब्लॉक का जो मास है, mg नीचे लग रहा है और T1 ऊपर लग रहा है, और ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो T1 और mg इक्वल है। तो इस पे डाउनवर्ड में क्या लगेगा, इस पॉइंट पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ पॉइंट O पे, तो T2 नीचे लगेगा, T2 नीचे लगेगा, F इधर लगेगा। ये पॉइंट O पे फ्री बॉडी डायग्राम है, एक ही पॉइंट पे सारे फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका कंपोनेंट इधर T sin थीटा, T2 cos थीटा, एक्चुअल फोर्स तो T2 है, और F और T1, ये आपका T1। ओके, T1 T2 F, ये तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स जीरो है, और T1 कितना है, mg के बराबर, और T2 sin थीटा F के बराबर होगा, और T2 cos थीटा T1 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग सारे बॉडीज़ के फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ ए फ्री बॉडी डायग्राम, देन यू कैन अप्लाई फोर्स बैलेंस। अगर नेट फोर्स जीरो है तो इक्वल कर सकते हो, नेट फोर्स जीरो कर सकते हो। अगर नेट बॉडी मोशन में है तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख के हम लोग इक्वेशन लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ से, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से। आई होप फ्री बॉडी डायग्राम्स आर क्लियर टू यू, फ्री बॉडी डायग्राम्स आर क्लियर टू यू। अब हम लोग पहला फोर्स पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स। सो आप देख सकते हो टेंशन फोर्स कब आती है, व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट, एक्ट्स व्हेन स्ट्रिंग इज टाइट। मतलब स्ट्रिंग टाइट है, दो चीज़ों के बीच में ऐसे फिक्स कर दिया आपने, टेंशन एग्जिस्ट करता है। बट अगर स्लैक है, इसको बोलते हैं स्लैक, स्लैक मतलब लूज। ओके, इस पर टेंशन हो जाएगा जीरो। टेंशन फोर्स कब एग्जिस्ट करेगी, जब स्ट्रिंग टाइट हो, पहली बात तो। सेकेंड पॉइंट, इसके अंदर हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं जब मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस पुली वगैरह करते, तो एजम्पशंस हम जनरली लेते हैं कि स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस लेते हैं जनरली। एक्चुअली क्या होता है, ये ब्लॉक अगर 2 किलो का है और ये 10 ग्राम की है, तो इसको कैलकुलेशन में लेने से कोई मतलब नहीं है अपने लिए। तो इसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, मास ऑफ स्ट्रिंग को नेग्लिजिबल मानते हैं मोस्ट ऑफ द केस में।
अगर क्वेश्चन में दिया है मास ऑफ स्ट्रिंग तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, तब लेंगे क्वेश्चन पे। ओके, सेकेंड पॉइंट हमने लिया है स्ट्रिंग टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। आप जो भी डायग्राम बना रहे हो उसके बाहर की तरफ ही बनाना है। टेंशन फोर्स कभी अंदर की तरफ नहीं होगा, बाहर की तरफ ही होगा। ओके, इट इज़ ए इंटरनल फोर्स, इट इज़ ए इंटरनल फोर्स। मतलब ये एक्सेलरेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अगर दो ब्लॉक्स को बांध के चला रहे हो, एक गाड़ी रुकी हुई है, एक गाड़ी बिगड़ी हुई है पीछे, तो इसको खींचने के लिए एक गाड़ी से बांध दिया और दूसरी गाड़ी चला रही है इसको, तो जो गाड़ी चला रही है वो पहली वाली गाड़ी को चला रही है। बीच में जो टेंशन फोर्स है वो दोनों को खींचने में हेल्प कर रही है, बट टेंशन फोर्स का अगर टेंशन फोर्स जो है इंटरनल फोर्स है, तो ये एक्सेलरेशन में रोल नहीं प्ले करेगी अगर उसका मास हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक्सेलरेशन में मास ऑफ बोथ कार्स लेंगे, बिकॉज स्ट्रिंग का मास एज़ कम्पेयर टू कार्स वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो उस टाइम पे अगर कार 1000 किलो की, दूसरी 500 किलो की है और बीच में स्ट्रिंग शायद 2 किलो का हो, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 2 किलो एज़ कम्पेयर टू 1000 kg से वेरी स्मॉल। तो उस तरह का सिनेरियो हो, या आप बकेट से कोई चीज़ को पुल कर रहे हो, तो स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू बकेट फुल्ड विथ वाटर, है ना। वेल में हमने देखा है, पुली सिस्टम होता है। तो इन सारे सिनेरियोस में हम लोग जनरली मास ऑफ स्ट्रिंग नेग्लेक्ट करते हैं। अगर मास ऑफ स्ट्रिंग को कंसिडर कर रहे हो तो आप उसका एक्सेलरेशन में उसका रोल आएगा, बिकॉज वो इफेक्टिवली नेट फोर्स बाय टोटल मास आता है एक्सेलरेशन। ओके, नेट फोर्स बाय टोटल मास आता है। तो स्ट्रिंग के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इट्स ऑलवेज अवे फ्रॉम डायग्राम। इसको क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो आइडिया क्या है, स्ट्रिंग फोर्स जब भी लगता है यहाँ पर ऐसा बॉडी है, तो टेंशन ऑलवेज M1 M2 को जहाँ से भी देख रहे हो उसको बाहर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ओके ओके, तो पुली वाला सिस्टम में भी देखते हैं। तो पुली सिस्टम में टेंशन फोर्स कैसे लिखते हैं। एक बेसिक पुली सिस्टम ले रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी देखेंगे। हमने माना है कि पुली इज मासलेस, पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। इसमें एजम्पशन क्या है, पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, बिकॉज मास होता तो इसको भी कंसिडर करते हैं एक्सेलरेशन में, और फ्रिक्शन होता तो ये रोटेट भी करता, जो रियल लाइफ में होता है। अब जब इसको पुल कर रहे हो एक साइड से तो घूमेगा भी पुली। ये पुली घूम नहीं रहा है, सिर्फ ये ब्लॉक्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा माना है। ओके, हमने माना है पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। इसको M1 मास माना है, M2 मास माना है मैंने। ओके, तो लेट से M1 इज ग्रेटर देन M2, लेट्स से M1 ग्रेटर देन M2, ऐसा मान रहे, सो दैट हमको समझ में आए कौन सा ब्लॉक ऊपर नीचे जाएगा। जो हेवी होगा वो नीचे जाएगा, लाइटर होगा ऊपर जाएगा, है ना। तो M1 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, M1 पे M1G नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और टेंशन फोर्स ऑलवेज एवे लगता है ऊपर, और ये जा रहा है नीचे, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। तो ये आपका नेट बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अब जैसे नीचे जा रहा है तो M1G ज़्यादा होगा टेंशन से, तो नेट फोर्स इक्वल टू M इंटू ए। तो M1G माइनस टेंशन इक्वल टू M1 इंटू ए। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया ब्लॉक 1 का। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, M2 जो है, M2G नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रहा है, लेकिन जहाँ ऊपर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा तो ये ऐसे मूव करेगा, है ना। ये नीचे, ये ऊपर, ऐसे मूव करेगा। तो T माइनस M2G इक्वल टू M2A, ये इक्वेशन 2। अब इनको सॉल्व करने के लिए आप 1 एंड 2 ऐड कर दीजिए, तो आप देख सकते हो माइनस टी प्लस टी कट जाएगा। तो आपको यहाँ मिलेगा M1 माइनस M2 इंटू जी इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी M1 माइनस M2 इंटू जी बाई M1 प्लस M2। इस तरह से पुली सिस्टम्स का एक्सेलरेशन निकाला जाता है। एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ,
उनको जनरली ऐड करना पड़ेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। ऐड करो तो टेंशन इंटरनल फोर्स बीइंग इंटरनल फोर्स कट आउट हो जाएगी और आपको डायरेक्टली एक्सेलरेशन आ जाएगा। देन अब टेंशन निकालना है तो यू कैन चूज एनी ऑफ द इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू। टेंशन फोर्स निकालने के लिए आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो T इक्वल टू m2 इंटू ए प्लस m2 इंटू जी हो जाएगा। तो मैं इसको एक्सेलरेशन को ये लिख दूँ तो सब्स्टिट्यूट करो m2 इंटू m1 माइनस m2 इंटू जी बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 जी। इसको थोड़ा सा रीशफल करो एलसीएम लेके, m1 इंटू m2 जी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस m1 m2 जी हो जाएगा। m1 m2 इंटू जी हो जाएगा, 2 टाइम्स m1 m2 जी हो जाएगा। यहाँ पर m2 स्क्वेयर जी और यहाँ पर भी m2 स्क्वेयर जी, लेकिन ये माइनस m2 स्क्वेयर जी आएगा, ये प्लस m2 स्क्वेयर जी आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला आता हुआ दिखेगा 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ओके, देखो m1 m2 इंटू जी आया, यहाँ पर भी m1 m2 इंटू जी आएगा, वो ऐड हो जाएगा। m2 स्क्वेयर जी पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पर m2 स्क्वेयर जी नेगेटिव में आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 2m1 m2 जी बाई m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला को भी आप याद रख सकते हो, बट मैं प्रीफर नहीं करता कोई फॉर्मूला याद रखे, मैं प्रीफर नहीं करता आप कोई फॉर्मूला याद रखो, बट बुक्स में दिया होता है इसलिए मैंने बता दिया आपको। बट हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो, आंसर आएगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक, अब इसका शॉर्ट ट्रिक 1 लाइन में आंसर कैसे लाया जाए। फ्री बॉडी डायग्राम्स तो आपको समझ में आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम आना भी चाहिए बिकॉज टेंशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम एटलीस्ट आना चाहिए। बट हमको अगर एक्सेलरेशन पूछा गया है, देख के आंसर बताना है, देख के आंसर बताना है, तो कैसे करें। तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक है जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए वैलिड होगी। एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज नेट ड्राइविंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय m टोटल। ओके, ऐसे याद रखो। तो यहाँ पर कौन चला रहा है, कौन रोक रहा है। तो देखो ये m1 जी इसको नीचे चलाने की कोशिश कर रहा है, बट ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये इसका जो m2 जी है उसको ओपोज कर रहा है। इसको मैं सीधा डायग्राम की तरह भी सोच सकता हूँ, भूल जाओ इंक्लाइन ऐसे घूम के आ रहा है, ऐसा सोच लो। m1 जी इसको चला रहा है, m2 जी वो अपोजिट में लग रहा है, तो ये अपोज कर रहा है, चला रहा है ना। तो ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज द नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ m1 जी माइनस m2 जी बाई m1 प्लस m2। तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख सकता हूँ, m1 माइनस m2, बिकॉज m1 जी चला रहा है, m2 जी कॉमन कर लिया है और इजी लगेगा, बाई m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2 टोटल मास। तो यहाँ पर 3 ब्लॉक्स होते तो भी यही लॉजिक लगा था, m1 माइनस m2 प्लस m3 या माइनस m3 जो भी आता, मतलब ब्लॉक कहाँ पर लगा उसके ऊपर, m1 की साइड लगा तो प्लस होता, m2 की साइड लगा तो माइनस होता। तो जितने भी मासेस चला रहे हैं माइनस जो अपोज कर रहा है इंटू जी डिवाइड बाई टोटल मास, डिवाइड बाई टोटल मास। डायरेक्टली 1 लाइन में आंसर आएगा। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस भी लग रही हो तभी भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नेट फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास, इसको कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कैसे करते हैं इसको। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पुली सिस्टम, ये एक बेसिक पुली सिस्टम है, इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं, इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं। तो ये बेसिक मशीन को एटवुड मशीन बोलते हैं। तो ये एटवुड मशीन का बेसिक फॉर्मूला और इसका टेंशन का बेसिक फॉर्मूला है। ओके, बट एक्सेलरेशन लिखने का तरीका ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सबके लिए वैलिड है। ओके, आप लिखो नेट फोर्स बाय टोटल मास, देख के डायग्राम देख के नेट फोर्स लिखो, टेंशन को मत गिनो, टेंशन इंटरनल फोर्स होती है कैंसिल हो जाएगी, टेंशन इंटरनल फोर्स होती है कैंसिल हो जाएगी। डायरेक्टली नेट फोर्स बाय टोटल मास लिखो, नेट फोर्स बाय टोटल मास, एक लाइन में आंसर आएगा। देखते हैं इसको। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, लगने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक 5 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, बोला गया इट इज़ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, तो यहाँ पर 5 kg का ब्लॉक इसको चला रहा है, ये चला रहा है इसको 5G से, इसका 4G लग रहा है नीचे, बट जो आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसमें इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में इसका कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाई एम टोटल, आपका लॉजिक ये है। और एक लाइन में आंसर आएगा, पुली का एक्सेलरेशन भी पूछा गया। तो बेटा 5G चला रहा है,
4G अपोज नहीं कर रहा है, 4G अपोज नहीं कर रहा है। 4G अगर पुली के उस तरफ होता और नीचे की तरफ होता तो अपोज करता। ये तो टेबल पे है, तो 4G ग्राउंड में लग रहा है, आप ऐसा जा रहे हो, ऐसे जाने में वो अपोज नहीं कर रहा है ना। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अपोजिशन नहीं है, एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखोगे, टोटल मास कितना 5 + 4, तो मैं देख के ही 5G/9, एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर चुटकियों में, है ना। आई होप दिस इज़ क्लियर। बहुत ईजी क्वेश्चन, 5G/9 ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। सो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल भी धीरे धीरे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बता रहा है कि ब्लॉक का वेट W सस्पेंडेड है, अलग अलग एंगल्स दिए हुए, अलग अलग एंगल्स दिए हुए। तो किस में लार्जेस्ट टेंशन होगा, किस में लार्जेस्ट टेंशन होगा पूछा गया। तो टेंशन को रिजॉल्व करते हैं, मैं कोई भी एक डायग्राम बना लूँ। फर्स्ट डायग्राम मान लेते हैं, ये एंगल देखो, ऐसा कोई ब्लॉक है जो ऐसे रखा हुआ है, ओके। यहाँ पर टेंशन लग रहा है, यहाँ पर भी टेंशन लग रहा है, ये एंगल थीटा पे लग रहा है मान लेते हैं। इसका वेट W, ओके, वेट मतलब मास M, तो mg नीचे लग रहा है, ओके। तो आप सोचो ऐसे इंक्लाइन दो स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए, दोनों का टेंशन सेम है, ओके, दोनों पर टेंशन सेम है। तो यहाँ पर t cos थीटा ऊपर की तरफ देखा जाए तो 2 बार आ रहा है, तो इसका t cos थीटा 2t cos थीटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में t cos थीटा, t cos थीटा, और आपका mg नीचे लग रहा है ना। और इसके वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होंगे, इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, मैं अगर इसके कंपोनेंट्स बनाऊँ, एक बॉडी का बना रहा हूँ, ओके, ये t cos थीटा, ये t sin थीटा। ऐसे ही दूसरे का बनाऊँ तो ये भी t cos थीटा, ये t sin थीटा। आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल पे नेट फोर्स तो 0 है ना, हॉरिजॉन्टल में आगे पीछे तो नहीं हो रहा है, तो t sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ओके। तो टेंशन इक्वल है, पता चल गया दोनों से में। तो 2t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, 2t cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। तो यहाँ पर t की वैल्यू mg/2 cos थीटा, ऐसा सोच सकते हो। तो आप सोचो जितना एंगल बड़ा होगा उतना cos थीटा की वैल्यू छोटी होगी, और जितना एंगल छोटा होगा, बिकॉज cos थीटा इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन, cos 0 की वैल्यू 1 है, cos 30 की वैल्यू √3/2, 60 की वैल्यू 1/2, और वैल्यू घटती जाएगी, cos 90 पे 0 हो जाएगी, cos 90 पे 0 हो जाएगी। मतलब ये एंगल जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा उतनी वैल्यू बड़ी होगी। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो टेंशन छोटा होगा, मतलब इसमें सबसे छोटा एंगल होगा तो उसका टेंशन बड़ा होगा, छोटा एंगल होगा तो cos 0 की टेंशन भी छोटा होगा। अगर थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है, दैट इम्प्लाइज cos थीटा लार्ज है, दैट इम्प्लाइज टेंशन स्मॉल है, बिकॉज इनवर्स में दिख रहा है, टेंशन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। तो cos थीटा बड़ा होगा, मतलब छोटा एंगल पे बड़ा होगा, तो बड़े एंगल पे क्या हो जाएगा, एंगल बड़ा होगा तो cos थीटा की वैल्यू छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तो टेंशन क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा एंगल मेरे को दिख रहा है ऑप्शन 1 में। अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, ये थीटा 4 है। आप देख सकते हो, आप देख सकते हो सबसे छोटा एंगल थीटा 4 है। छोटा एंगल मतलब थीटा लार्ज, थीटा लार्ज मतलब टेंशन स्मॉल। यहाँ पर स्मॉलेस्ट टेंशन स्मॉलेस्ट आएगी, और यहाँ पर टेंशन लार्जेस्ट आएगी, ओके। ऑप्शन 1 इज़ फॉर द लार्जेस्ट टेंशन। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता तो जिसका एंगल छोटा है उसका cos थीटा बड़ा है, cos थीटा बड़ा मतलब टेंशन छोटा है ना। तो इस तरह से इसको सोच सकते हो। तो यहाँ पर टेंशन इज़ लार्जेस्ट इन द ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, जिसका एंगल बड़ा दिख रहा है मेरे को, है ना। तो जिसमें एंगल बड़ा है तो cos थीटा छोटा है, cos थीटा छोटा है तो टेंशन बड़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये स्ट्रिंग में मास दिया हुआ है, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पर वो मास वाली है, उसका मास 4 किलो है। फिर भी हम एक्सेलरेशन लिखते हुए एक्सटर्नल फोर्स लगाइए 200 न्यूटन, एक्सटर्नल फोर्स लगाइए 200 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज F बाई टोटल मास, M टोटल, ओके,
F टेंशन इंटरनल फोर्स है, उसका कोई रोल नहीं है, टोटल मास पे उसको लेना है बस। मास कितना है 200, सॉरी फोर्स कितना है 200 ड्राइविंग फोर्स है, 7 + 4 11 + 5 16, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। 11 + 5 20/60, इसको हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दो 4 50 25/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है मेरे को एक्सेलरेशन। अब आपको पूछा है टेंशन एट पॉइंट पी, मैं पॉइंट पी की जगह पी क्यू आर 3 पॉइंट्स का पूछ लूँ, आपको तीनों पॉइंट का करा देता हूँ, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो मैं पॉइंट पी जो देख रहा है यहाँ पर, तो ये पॉइंट पी जो है, अगर मैं 7 kg से बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो पॉइंट पी विल एक्ट आउटवर्ड्स, टेंशन एट पी एक्ट आउटवर्ड्स, 200 ऊपर की तरफ लगेगा, आपका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और ये 7 kg का मास है। ओके, तो ऑब्वियसली 200 ज़्यादा है, तो 200 माइनस टेंशन एट पी इक्वल टू m इंटू ए, मास कितना है 7 इंटू ए कितना है आपका 25/2। और दूसरा तरीके सोच सकते हो, इस पॉइंट पी को नीचे से देखो तो ये पूरे चीज़ों को उठा रहा है, तो 4 और 5 9 किलो को उठा रहा है, ऐसा भी सोच सकते हो। ओके, तो भी आंसर आएगा 200 माइनस 7 इंटू 25। ओके, तो 175/2 हो जाएगा, 175/2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप 2 से 400 माइनस 175, तो आपको हो जाएगा 225/2, 112.5 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पर्पस नहीं है, इसको मेथड सीखना पर्पस है। तो ये तो आ ही गया आपको। मैं बोल रहा हूँ बिट पॉइंट पे क्यू पे निकाल लो, टेंशन एट क्यू। टेंशन एट क्यू निकालने का डायग्राम देखो, नीचे से मैं बना रहा हूँ अभी। तो ये पूरा मास 4 किलो का है, रोप पूरा मास 4 किलो का है। तो मिड पॉइंट पे कितना मास उठा रहा है, 2 किलो का उठा रहा है। और नीचे कितना और मास, 5 किलो भी अटैच्ड है, 5 किलो भी अटैच्ड है। तो इसके नीचे टेंशन अगर ऊपर लग रहा है टेंशन क्यू, तो नीचे आपका टोटल मास जो है वो कितना लग रहा है 2 + 5 7 kg, मतलब 7g नीचे लग रहा है, और एक्सेलरेशन ऊपर है, एक्सेलरेशन ऊपर है। तो आप लिखो TQ माइनस 7g इक्वल टू m इंटू ए। m कितना है 7, क्योंकि 5 + 2 7, मतलब ये पूरा रस्सी 4 किलो का था, बट मिड पॉइंट पे कितने किलो का हो गया, नीचे का पोर्शन 2 किलो का हो गया, नीचे का पोर्शन 2 किलो का हो गया। तो ये 7 किलो उठा रहा है, तो 7 इंटू ए लिख सकते हो इसको। तो टेंशन एट क्यू हो जाएगा 7 इंटू जी प्लस ए, 7 इंटू जी प्लस ए, 7 इंटू जी प्लस ए हो जाएगा आपका, है ना। तो कैलकुलेशन देख लेना, 7 इंटू ये कितना है G10 प्लस ये 25/2 12.5। ओके, तो ये 7 इंटू 22.5 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली टेंशन एट 5 kg ब्लॉक, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, ओके, तो टेंशन एट 5 kg पे देखो, या टेंशन एट आर पूछूं, टेंशन एट आर, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम में TR ऊपर लग रहा है, 5g नीचे लग रहा है, और एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है। तो TR 5 kg को उठा रहा है, TR 5 kg को उठा रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं TR इक्वल टू 5g, TR माइनस 5g इक्वल टू 5 इंटू ए। तो टेंशन एट आर जो हो जाएगा 5 इंटू जी प्लस ए हो जाएगा, टेंशन एट आर जो हो जाएगा 5 इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये 10 प्लस 12.5 22.5 इंटू 5 हो जाएगा। टेंशन एट आर 22.5 इंटू 5 हो जाएगा। सो द आइडिया इज टेंशन निकालने के लिए आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। स्ट्रिंग में अगर मासलेस होती तो हर जगह टेंशन सेम होता, बट अगर मास है तो टेंशन स्ट्रिंग में चेंज होगा अलोंग द लेंथ टेंशन चेंज होता रहेगा कंटिन्यूसली। सो इस पॉइंट का आप ध्यान रखिए, टेंशन पॉइंट टू पॉइंट चेंज होगा बिकॉज स्ट्रिंग में मास है। इस क्वेश्चन के लिए स्ट्रिंग में मास है, अगर मास नहीं होता तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे, इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे। तो हमारा पर्पस इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर आ गया आपको 112.5, बिकॉज हम यहाँ पर 9 kg को उठा रहे, 9 kg को उठाने का क्वेश्चन किया हमने। बट अगर यहाँ से करो तो 200 माइनस टेंशन इक्वल टू m इंटू ए। ओके, 7 इंटू ए की वैल्यू 25/2, तो 7 इंटू 25/2 किया हमने, 400 माइनस 225/2। ठीक है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये आपका PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है नीट 2020 में। तो यहाँ पर 4 किलो 6 किलो दिया हुआ है, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैंने इसको एक लाइन में आंसर लिखने का सिखाया था आपको, एफ नेट बाई टोटल मास, एफ नेट बाई एम टोटल। तो बेटा नेट फोर्स 6 किलो चला रहा है, 4 किलो अपोज कर रहा है, तो 6 - 4 इंटू ग्रेविटी बाई टोटल मास 6 + 4। अगर ग्रेविटी को उन्होंने जी के टर्म में आंसर दिया है तो जी को जी रहने दो, यह आ गया 2 G/10, मतलब G/5 हो जाएगा, G/5 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। 6 - 4, 6 चला रहा है, 4 अपोज कर रहा है, टोटल मास नीचे लिखो और आंसर आपको चुटकियों में आ गया, है ना। इसको देख के आंसर लिख सकते हो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन JEE में आया हुआ है जनवरी में 2020 में। तो यहाँ पर 10 kg सस्पेंडेड बाय रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर्स। तो पहले तो इसको रोप को ऐसे बना दिया, इस रोप का लेंथ 4 मीटर है, ओके। यहाँ 10 kg लगा दिया, ये 4 मीटर का लेंथ है, इसका कुछ यूज़ है कि नहीं देखेंगे हम लोग, है ना। ए फोर्स F इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट, ये फोर्स F इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट। तो इसके मिड पॉइंट पे एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, इसके मिड पॉइंट पे एक फोर्स अपने अप्लाई कर दिया। तो ये स्ट्रिंग ऐसा रहेगा क्या, अभी ऐसे चला जाएगा थोड़ा बहुत, है ना। तो चला जाने के बाद डायग्राम कैसे दिखेगा वो देख रहे हैं हम लोग, ऐसे हो जाएगा, है ना। ये आपने फोर्स लगाई हुई है और ये ऐसे, ये भी अब 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ओके। मिड पॉइंट पे फोर्स लगाई है सच दैट इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल। यहाँ पर रिजल्टेंट ये जो आ रहा है ये 45 डिग्री पे वर्टिकल से बना रहा है, मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बोल रहा है कि 45 डिग्री से 45 डिग्री से एंगल बना रहा है। तो अगर ये 45 बना रहा है मतलब ये भी 45 हुआ, बिकॉज ये भी 45 हुआ, यहाँ पर टेंशन T है, ओके। तो देन F इक्वल्स टू, ओके, ग्रेविटी को 10 लेने को बोल रहा है। तो इस 10 kg का mg 10 × g नीचे, मतलब 100 न्यूटन नीचे लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी, बिकॉज ये ब्लॉक रेस्ट पे है, तो ये 100 न्यूटन टेंशन आ गया। अब देख सकते हो F इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है, और ये एंगल रिजल्टेंट फोर्स का एंगल जो है वो 45 डिग्रीज पे है ना, ये 45 डिग्रीज पे है। तो आप tan 45 लगाओ तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल है, बिकॉज 45 डिग्री जब भी आता है तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मतलब tan 45 लगा दूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर tan 45 में ऑपोजिट में टेंशन ले सकता हूँ यहाँ पर, और एडजेसेंट में फोर्स ले सकता हूँ। तो फोर्स की वैल्यू टेंशन के बराबर, इस टेंशन के बराबर, जो यहाँ पर टेंशन है इस वाले टेंशन के बराबर। ये वाला टेंशन अलग होगा, ये वाला टेंशन 100√2 होगा, F² + T² होगा, ओके। इसको मैं T2 बोल देता हूँ, ओके। T2 वैल्यू अलग है, T2 पूछा नहीं है। तो T = F = 100 न्यूटन, 100 न्यूटन हो जाएगा। तो इस ब्लॉक का फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन हो जाएगा। तो अगेन है ईजी क्वेश्चन। सो स्ट्रिंग फोर्स बहुत ही ईजी होती है, आपको सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आना चाहिए। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो लाइफ जिंगा लाला, है ना। सो वील वाइंड अप दिस लेक्चर फॉर नाउ। अगले लेक्चर में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन और उसके करस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स विथ सूडो फोर्स एंड व्हाट अबाउट वेइंग मशीन, वेइंग मशीन में कैसा वेट आता है और आपका वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, क्या आपका वेइंग मशीन मास मेजर करता है, वेट मेजर करता है या कुछ और, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के बारे में आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड कोई भी डाउट्स हो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।